डियर व्यूवर्स, वेलकम टू लेट्स लर्न मेडिकल। एक न्यू लेक्चर में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो थर्ड वाइटल साइन है, जो कि वो रिस्पायरेशन है। तो रिस्पायरेशन इज़ द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, यानी इनहेलेशन एयर का अंदर जाना हमारे बॉडी में, और एक्सहेलेशन यानी जो एयर है, जो गैसेस है, उसका बाहर जाना, इसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, यानी ऑक्सीजन को बॉडी तक ले आना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर ले जाना। इस प्रोसेस को हम सिंपली रिस्पायरेशन कह सकते हैं। द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग इज़ नोन एज रिस्पायरेशन, यानी ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आते हैं, यह रिस्पायरेशन हम इसको कहते हैं। अच्छा, एक है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और दूसरा है इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है बिटवीन एल्यूलाई ऑफ द लंग्स एंड पल्मोनरी ब्लड, यानी ब्लड और एल्यूलाई के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, इसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। दूसरा जो है ना, वो इंटरनल रिस्पायरेशन है। ब्लड सेल्स और बॉडी के जो सेल्स है या टिश्यूज़ है, उसके दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इसको हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। अब मैं नॉर्मल रेंज ऑफ रिस्पायरेटरी रेट बताऊंगा, यानी जितना एज होगा, एज के मुताबिक जो रिस्पायरेटरी रेट होते हैं वो कौन रेंज में होनी चाहिए। तो मतलब ये रेंज नॉर्मल है। तो अगर हम न्यू बर्न की बात कर ले तो उसमें 30 to 80 ब्रेथ्स पर मिनट, ये नॉर्मल रेंज है। 1 to 3 ईयर्स के एज में 20 to 40 ब्रेथ्स पर मिनट नॉर्मल रेंज है। 6 to 8 ईयर्स ऑफ एज के जो बच्चे हैं, उसमें 15 to 25 ब्रेथ्स पर मिनट होते हैं। जो टीन एज है, टीन एज में 15 से 20 ब्रेथ्स पर मिनट होते हैं। एडल्ट्स में जो ब्रीथिंग रेट है वो 12 से 20 ब्रेथ्स पर मिनट होते हैं, यानी वो 12 से लेके 20 ब्रेथ्स पर मिनट लेते हैं। ये नॉर्मल रेंज है। अब मैंने अल्ट्रेशन के बारे में बताना है, यानी जब रिस्पायरेटरी रेट में चेंजेस आ जाए तो उसके लिए कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम एक टर्मिनोलॉजी नॉर्मल ब्रीथिंग के बारे में बताएंगे कि नॉर्मल ब्रीथिंग जब हो, उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है, जो कि वो यूपनिया है। यूपनिया वो टर्म है जब नॉर्मल ब्रीथिंग हो, यानी 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट हो, इसके दरमियान इस रेंज में हो, तो ये नॉर्मल ब्रीथिंग है। इसके लिए एक टर्म यूपनिया इस्तेमाल होता है। दूसरा है जब एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग हो, यानी बिल्कुल ब्रीथिंग मौजूद ना हो, तो इसका एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसको एपनिया कहते हैं। थर्ड वन जो है वो अर्थोपनिया है। ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब एक पेशेंट है, जब वो अपराइट पोजीशन में होता है, यानी वो सीधा बैठा होता है या खड़ा होता है, तो उसको मतलब रिस्पायरेशन में कोई मसला नहीं है। जब वो पोजीशन चेंज करता है, यानी जब वो लाइंग डाउन पोजीशन चेंज करके फिर उसको डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में, तो इसको हम अर्थोपनिया कहते हैं। और नेक्स्ट जो है ना, वो डेस्पनिया है। डेस्पनिया यानी वो डिफ़िकल्टी महसूस करता है ब्रीथिंग में, जनरल टर्म है। व्हेन पेशेंट फील ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, इसको हम डेस्पनिया कहते हैं। ये टेकेपनिया जब रिस्पायरेटरी रेट 20 से अबव हो जाए, यानी पर मिनट 20 से अबव हो जाए रिस्पायरेटरी रेट, इसको हम टेकेपनिया कहते हैं। और जब रिस्पायरेटरी रेट 12 ब्रीथ्स पर मिनट से डिक्रीज़ हो जाए, इसको एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसको ब्रेडिपनिया कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिस्पायरेशन, यानी वो फैक्टर जो कि रिस्पायरेटरी रेट को वो अफेक्ट करते हैं, इसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो उसमें स्ट्रेस, एल्टीट्यूड, मेडिकेशन, एक्सरसाइज, एनवायरनमेंट, पोजीशन, स्मोकिंग और हेमोग्लोबिन लेवल, और ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी रेट में चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा, असेसमेंट ऑफ रिस्पायरेशन अगर हमने करना है तो हमने सबसे पहले क्लाइंट को देखना होगा, क्या है वो एक्टिव क्लाइंट है, यानी पेशेंट एक्टिव तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर उसने एक्सरसाइज की है तो उसको बैठा दे 5 to 10 मिनट तक, ताकि वो रिलैक्स हो जाए और रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल हो जाए। एक तो ये चीज़ हमने करना है। दूसरा ये कि जब हम किसी पेशेंट का रिस्पायरेटरी रेट का असेसमेंट करते हैं, मालूम करते हैं, तो उसको कंफर्टेबल पोजीशन पर हमने बिठाना होगा। कंफर्टेबल पोजीशन जो भी होगा
उसको हमने लाना होगा, फिर हमने असेसमेंट ऑफ रिस्पायरेशन करना होगा। फिर हमारे पास वॉच होनी चाहिए क्योंकि हमने असेसमेंट करना है। 1 मिनट तक ब्रीथिंग को काउंट करना होगा। 1 मिनट तक जब काउंट करना है तो हमने पेशेंट को ये नहीं बताना कि मैं आपका रिस्पायरेटरी रेट काउंट करता हूँ। अगर हम ये पेशेंट को बता दें तो फिर उसका जो रिस्पायरेशन है फिर वो नॉर्मल नहीं आएगा, क्योंकि वो पैर जो सांस लेता है वो वॉलंटरी होगा, यानी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। उसको क्योंकि पता है कि रिस्पायरेशन रेट काउंट करते हैं, तो मैं भी वो रिस्पायरेटरी रेट वो पेशेंट इंक्रीज़ कर ले या डिक्रीज़ कर ले, तो हमने उस वक्त पेशेंट को ये नहीं बताना कि आपका हम असेसमेंट ऑफ रिस्पायरेशन करना है। तो हम इसको ये बता सकते हैं कि आप ये हैंड दे दें मुझे, आप उसका हाथ अपने फिंगर में पकड़ा और उसको बता दें कि मैं आपका पल्स चेक कर रहा हूँ, तो यह बेहतर होगा। और हमने उसका चेस्ट रीजन देखना होगा कि वो मतलब जब अप एंड डाउन करते हैं तो वो मतलब एक ब्रेथ काउंट होगा। ये जो कपड़ा है या टाई लगाया है या कार्ड लगाया है तो उसको हमने देखना होगा। जब वो राइज़ अप एंड डाउन होगा तो ये एक ब्रेथ काउंट होगा ये। तो इस तरह हमने असेसमेंट करना है रिस्पायरेशन का। तो हमने रिदम और डेप्थ भी देखना होगा कि मतलब ये पेशेंट सांस जो है ना ये मुसलसल एक ही रिदम से ले रहा है या एबनॉर्मलिटीज़ यहाँ पर भी मौजूद है। और हमने डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन भी देखना होगा कि मतलब ये लंबी लंबी सांस ले रहे हैं या छोटे छोटे सांस ले रहे हैं, तो इसको भी देखना होगा हमने ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। तो अगर रिस्पायरेटरी रेट 1 मिनट में यानी 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट आ गया तो बिल्कुल ये नॉर्मल रिस्पायरेशन है। अगर 20 से अबव हो गया तो इसको हम टिकेपनिया कहते हैं। अगर 12 से कम है यानी लेस देन 12 है ब्रीथ पर मिनट है तो इसको हम ब्रेडिपनिया कहते हैं। अगर बिल्कुल रिस्पायरेटरी रेट है नहीं तो हम इसको एपनिया कहते हैं। अगर डिफ़िकल्टी है ब्रीथिंग में तो इसको हम डिसिप्निया कहते हैं। तो आज मैंने जो बात की वो रिस्पायरेशन के बारे में थी। रिस्पायरेशन एक सिंपल टॉपिक है और ये भी वाइटल साइन से रिलेटेड है, एक इम्पॉर्टेंट वाइटल साइन है। तो आज इतना ही काफ़ी था। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।